हम्म। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां फरवरी 2026 में सिर्फ चुनाव नहीं होने वाले। जी, वहाँ देश की पूरी दिशा तय करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, एक जनमत संग्रह के जरिए। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक दस्तावेज, जुलाई चार्टर। और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। ये सीधे सीधे 2024 के उस छात्रा आंदोलन से निकला है जिसने दशकों पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये जुलाई चार्टर सुधार का एक खाका है, कह सकते हैं। 26 बिंदु हैं इसमें। अच्छा, और मुख्य बातें क्या हैं इसकी? इसमें कुछ बहुत बड़ी, बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल सिर्फ 2 बार के लिए सीमित करना, राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना ताकि एक बैलेंस बना रहे, और न्यायपालिका को सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर करना। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, है ना, उस छात्र विद्रोह को लेकर। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही सबसे विवादास्पद बिंदु है। ये चार्टर उस विद्रोह को पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये सारी बातें सीधे तौर पर शेख हसीना के लंबे शासनकाल की आलोचना लगती हैं। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हैं। ये सब उसी असंतोष से निकला है। याद कीजिए, जून 2024 में वो सरकारी नौकरियों में कोटे वाला फैसला। जी, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% कोटे का फैसला जैसे ही आया, छात्र सड़कों पर उतर आए। और वो विरोध बहुत जल्दी ही सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। बिल्कुल, मांग सीधे प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे तक पहुंच गई। और फिर 5 अगस्त को काफी हिंसा के बाद उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ये चार्टर उसी गुस्से और बदलाव की मांग का नतीजा है। सही कहा। तो जाहिर है इस पर सब लोग तो सहमत नहीं होने। कौन है जो इसके खिलाफ खड़े हैं? लिस्ट लंबी है। इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मतलब बीएनपी और जमात-ए इस्लामी जैसी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। अच्छा। जमात का कहना है कि ये चार्टर जनता की उम्मीदों के खिलाफ है, और बीएनपी तो अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस पर ही आरोप लगा रही है, ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इन दलों के विरोध के पीछे असल वजह क्या लगती है? क्या ये सिर्फ सिद्धांतों की लड़ाई है? देखिए, यहाँ राजनीति की कई परतें हैं। बीएनपी को शायद ये लग रहा है कि इस सत्ता में जो खालीपन आया था उस पर उनका हक था। एक तरह से। हाँ, उन्हें लग रहा है कि यूनिस की सरकार उनकी राजनीतिक जगह पर कब्जा कर रही है। और जमात इस्लामी? उनका विरोध उनकी अपनी विचारधारा से जुड़ा हो सकता है। शायद इस चार्टर का जो सेक्युलर झुकाव है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। और इन सबके बीच शेख हसीना खुद क्या कह रही हैं? वो तो अब भारत में है। उनकी तरफ से तो चौतरफा हमला हो रहा है। वो इस पूरी प्रक्रिया को एक राजनीतिक साजिश बता रही हैं। उसे वो कंगारू अदालत कह रही हैं। और ये भी याद रखिए, यूनिस सरकार ने उन पर हत्या और देशद्रोह समेत 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। मतलब ये एक तरह का राजनीतिक युद्ध है जो अब सरहद पार से लड़ा जा रहा है। जी, हसीना भी यूनिस पर मानवाधिकार उल्लंघन और कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि चार्टर की भाषा भी काफी सख्त है पिछली सरकार को लेकर। हाँ, बहुत सख्त। ये शेख हसीना के शासन को सीधे सीधे फाशीवादी और माफिया राज कहती है। और ये भी कि उसने देश को एक असफल राज्य बना दिया। जी, इतना ही नहीं, ये 1972 के मूल संविधान पर भी सवाल उठाता है। कहता है कि वो भी जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ भविष्य का दस्तावेज नहीं है, ये अतीत का पूरा हिसाब किताब भी है। बिल्कुल। तो बांग्लादेश एक बहुत ही दिलचस्प और शायद एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ एक नए संविधान का वादा है जो एक जन आंदोलन से निकला है, और दूसरी तरफ देश की जो स्थापित राजनीतिक ताकतें हैं उनका कड़ा विरोध, और एक पूर्व प्रधानमंत्री जो बाहर से इस पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा रही हैं। और यूनिस सरकार ने हसीना की पार्टी अवामी लीग पर भी तो प्रतिबंध लगा दिया है। जी, उनकी सभी राजनीतिक गतिविधियों पर इससे तनाव और बढ़ गया है। ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई समाज क्रांति के बाद अपने नियम